Hello my dear students, we are back again with the new video on 10th English chapter 8 What is culture part 2। जी हाँ, यह है पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए पार्ट 1। आइए अब देखते हैं पार्ट 2। We already have discussed the chapter up to page 66. Now from page 66, last para, let's see. Does culture mean some inner growth in the man? क्या कल्चर का मतलब मनुष्य की आंतरिक ग्रोथ से है? Of course it must. हाँ, निश्चित ही ऐसा होना चाहिए। Does it mean the way he behaves to others? क्या इसका मतलब ये है कि वो लोगों से कैसा व्यवहार करता है? Certainly it must. निश्चित रूप से ऐसा ही होना चाहिए। Does it mean the capacity to understand to other person? क्या इसका मतलब है कि आपके अंदर दूसरे व्यक्ति को समझने की क्षमता कितनी है? I suppose so. मैं ऐसा मानता हूँ। Does it mean the capacity to make yourself understood by the other person? क्या इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये क्षमता हो कि कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको समझ सके? I suppose so. मैं ऐसा मानता हूँ। It means all that. इसका मतलब ये सब कुछ है। A person who cannot understand another's viewpoint is to that extent limited in mind and culture because nobody, perhaps bearing some very extraordinary human beings, can presume to have the fullest knowledge and wisdom. एक व्यक्ति जो दूसरे के व्यू पॉइंट को अच्छे से समझ सकता है उस हद तक जितना कि उसका दिमाग और उसकी संस्कृति कहती है, क्योंकि शायद कोई भी कुछ विशेष एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, कुछ विशेष मनुष्यों को छोड़कर यदि छोड़ दिया जाए तो और ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें पूरा पूरा ज्ञान और पूरी पूरी बुद्धिमत्ता हो। The other party or the other group may also have some inkling of knowledge or wisdom or truth. जो दूसरी पार्टी है या दूसरा पक्ष है या दूसरा ग्रुप है उसमें भी ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कुछ संकेत हो सकते हैं या सच के कुछ संकेत हो सकते हैं। एंड इफ वी शट आवर माइंड्स टू दैट, और यदि हम अपना दिमाग इन चीज़ों के लिए बंद कर लें, देन वी नॉट ओनली डिप्राइव आवरसेल्व्स ऑफ इट, तो ना केवल हम इन चीज़ों से वंचित रह जाएंगे, मतलब हमें उनके आइडियाज़ और उनका नॉलेज, उनकी बुद्धिमत्ता वो हमें मिलेगी ही नहीं, बट वी कल्टिवेट एन एटीट्यूड ऑफ माइंड, और हम अपने दिमाग में एक ऐसी फसल बोलेंगे विच आई वुड से, जिसे कि मैं कहूँगा इज अपोज टू दैट ऑफ अ कल्चर्ड मैन, जो कि एक कल्चर्ड मैन के बिल्कुल विपरीत है। मतलब एक कल्चर्ड मैन ऐसा कभी नहीं करता, वो हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता है। द कल्चर्ड माइंड रूटेड इन इटसेल्फ, कल्चर्ड माइंड जो होता है, जो सांस्कृतिक व्यक्ति जो होता है, उसकी जड़ें उसके दिमाग में ही होती हैं। शुड हैव इट्स डोर एंड विंडोज ओपन, और इसकी खिड़कियां और दरवाजे भी खुले होते हैं या होने चाहिए। इट शुड हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू पॉइंट फुली, इसमें दूसरों को के व्यू पॉइंट को भी समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इवन दो इट कैन नॉट ऑलवेज एग्री विथ इट, भले ही वो उनसे एग्री ना हो। मीन्स यदि हम किसी से एग्री ना भी हों तो कम से कम हम उनकी बात पूरी सुने तो। The question of agreement or disagreement only arises when you understand a thing. तो किसी भी चीज़ की सहमति या असहमति का प्रश्न तो केवल तभी उठता है जब हम उस बात को समझें। Otherwise it is blind negation which is not a cultured approach to any question. अन्यथा ये एक नकारात्मकता होगी और इसे हम एक कल्चर्ड अप्रोच नहीं कह सकते। अगला पैरा देखते हैं। आई शुड लाइक टू यूज अनदर वर्ड साइंस, मैं एक और शब्द
का उपयोग करना चाहूँगा साइंस। व्हाट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ्स प्रॉब्लम? जीवन की समस्याओं की वैज्ञानिक पहुंच क्या है, साइंटिफिक अप्रोच क्या है, मीन्स हम कैसे जीवन की समस्याओं को सॉल्व करते हैं। आई सपोज इट इज़ वन ऑफ एग्जामिनिंग एवरीथिंग। मैं ये मानता हूँ कि ये हर चीज़ को परखने की एक प्रोसेस है। ऑफ सीकिंग ट्रूथ बाय ट्रायल एंड एरर, सत्य की खोज है ट्रायल और एरर मेथड से। मीन्स कोशिश करो, यदि सफल नहीं हो पाते हैं, एरर आता है तो फिर से कोशिश करो। एंड बाय एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगों से। ऑफ नेवर सेइंग दैट दिस मस्ट बी सो बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई इज इट सो, ये कभी ना कहना कि ये ऐसा है, बट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, परंतु ये समझने की कोशिश करना कि ये ऐसा क्यों है। इफ वन इज कन्विंस्ड ऑफ इट, और यदि एक व्यक्ति इससे सहमत है, ऑफ एक्सेप्टिंग इट, इसे मानता है, ऑफ हैविंग द कैपेसिटी टू चेंज वंस नोशन, और उसमें ये क्षमता है कि वो किसी व्यक्ति के अवधारणा को बदल सके। द मोमेंट सम अदर प्रूफ इज फोर्थकमिंग, तो उसी क्षण कुछ और सबूत हमारे सामने आ जाते हैं। ऑफ हैविंग एन ओपन माइंड, एक खुला दिमाग होने के, विच ट्राइज टू इम्बाइब द ट्रूथ, जो सत्य को आत्मसात करता है, वेयर एवर इट इज फाउंड, चाहे वो जहां से भी मिले। मीन्स यदि अच्छी बात या सच्ची बात आपको कहीं से भी मिलती है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। इफ दैट इज कल्चर, हाउ फॉर इज इट रिप्रेजेंटेड इन द मॉडर्न वर्ल्ड? यदि ये कल्चर है तो ये आज की आधुनिक दुनिया में कहाँ तक दिखाई देता है? एंड इन द नेशंस ऑफ टुडे, और आज के राष्ट्रों में। ऑब्वियसली इफ इट वॉज रिप्रेजेंटेड मोर दैट इट इज, और निसंदेह रूप से यदि ये उतना प्रतिनिधित्व करता है जितना कि ये है, मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल्स वुड बी फॉर इजियर टू सॉल्व, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय हों, बहुत आसान हो जाएगा उन्हें सॉल्व करना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Almost every country in the world believes that it has some special dispensation from providence. लगभग हर देश इस दुनिया में ये मानता है, इस बात पर विश्वास करता है कि उसके लिए विधि का कोई विधान है। डिस्पेंसेशन फ्रॉम प्रोविडेंस मतलब विधि का विधान होना। That it is of the chosen people or race, and that others, whether they are good or bad or somehow inferior creatures, तो वो ये मानते हैं कि विधि का उनके लिए कुछ स्पेशल विधान है कि वो एक चुने हुए लोग या चुनी हुई जाति के हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो चाहे अच्छे हों या बुरे, लेकिन वो उनसे इंफीरियर मीन्स उनसे तुच्छ प्राणी हैं। It is extraordinary how this kind of feeling persists in all nations of the East as well as of the West without exception. ये बड़ा ही अद्भुत है कि किस प्रकार से ऐसी फीलिंग्स पूर्व के सारे देशों में हैं और वेस्ट के भी, पश्चिम के भी सारे देशों में हैं, बिना किसी सोच के। The nations of the East are strongly entrenched in their own ideas and convictions, and sometimes in their own sense of superiority about certain matters. The nations of East, पूर्व के जो देश हैं वो इस भावना में दृढ़ता से बंधे हुए हैं, इस आइडिया में, इस अवधारणा में वो अपनी खुद की सुपीरियरिटी के सेंस में बंधे हुए हैं। मतलब वो अपने आप को कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं। एनी हाउ इन द कोर्स ऑफ लास्ट 200 or 300 ईयर्स, लेकिन फिर भी पिछले 200-300 सालों में दे हैव रिसीव्ड मैनी नॉक्स ऑन द हेड, उन्होंने कई बार सिर पर चोट खाई है। एंड दे हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, और उनका भी शोषण किया गया है। दे हैव बीन डिबेस्ड एंड दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, उन्हें भी भ्रष्ट बनाया गया है और उनका भी
एक्सप्लॉइटेशन किया गया है, शोषण किया गया है। एंड सो इन स्पाइट ऑफ देयर फीलिंग दैट दे वर सुपीरियर इन मैनी वेज, और अब उनकी ये जो भावना कि वो कई मामलों में सुपीरियर हैं, दे वर फोर्स टू एडमिट, अब वो ये मानने पर मजबूर हो गए हैं दैट दे कुड बी नॉक्ड अबाउट एंड एक्सप्लॉइटेड, कि उन्हें भी सिर पर खानी पड़ सकती है चोट और उनका भी शोषण किया जा सकता है। टू सम एक्सटेंट दिस ब्रॉट अ सेंस ऑफ रियलिज्म टू दैम, और कुछ हद तक इससे उन्हें अपनी वास्तविकता तो पता चलती है। देयर वॉज ऑल्सो एन अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, और एक प्रयास वास्तविकता से भागने का ये भी है बाय सेइंग दैट, ये कहना कि इट वॉज सैड दैट वी वर नॉट सो एडवांस्ड, कि ये बड़े दुख की बात है कि हम इतने एडवांस नहीं हैं इन मटीरियल एंड टेक्निकल थिंग्स। मटीरियल और टेक्निकल थिंग्स में, मटीरियल थिंग्स मीन्स हमारे पास इतने साधन संसाधन नहीं है, और टेक्निकल थिंग्स मतलब हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है। Nevertheless, we were superior in essential things, in spiritual things, in moral values. तो मतलब उनका कहना यह है कि हमारे पास सुख सुविधाएं मटेरियल थिंग्स नहीं है, टेक्निकल थिंग्स नहीं है, फिर भी हम स्पिरिचुअल थिंग्स में और मोरल वैल्यूज़ में आगे हैं। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक चीज़ें अपने मन से जुड़ी हुई, और मोरल वैल्यू मीन्स नैतिक शिक्षा। तो ये कहना कहीं से भी सही नहीं है कि हम एक चीज़ में पीछे हैं इसलिए हम इन चीज़ों में आगे हैं, या इन चीज़ों में आगे हैं इसलिए हम दूसरी चीज़ों में पीछे हैं। I have no doubt that spiritual things and moral values are ultimately more important than other things. मुझे कोई संदेह नहीं है कि जो स्पिरिचुअल थिंग्स हैं, आध्यात्मिक चीज़ें हैं, एंड मोरल वैल्यूज़, जो नैतिक वैल्यूज़ हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी दूसरी चीज़ से। बट द वे वन फाइंड्स एस्केप इन द थॉट दैट वन इज स्पिरिचुअली सुपीरियर सिंपली बिकॉज वन इज इन्फीरियर इन मटीरियल एंड फिजिकल सेंस इज सरप्राइजिंग। लेकिन फिर भी ये सोचना कि एक व्यक्ति स्पिरिचुअली सुपीरियर है केवल इसलिए क्योंकि वो मटीरियल और फिजिकल सेंस में पीछे है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इट डज नॉट फॉलो बाई एनी मीन्स, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम फेसिंग अप टू द कॉजेज ऑफ वंस डिग्रेडेशन, ये बस एक दूसरे को नीचे दिखाने वाली बात है। अगला पैरा देखते हैं। नेशनलिज्म ऑफ कोर्स इज अ क्यूरियस फिनोमिनन। नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता जो है, ये एक बहुत अच्छा शब्द है। विच या घटना है, विच एट अ सर्टेन स्टेज, जो कि एक निश्चित अवस्था में, इन अ कंट्रीज हिस्ट्री, एक देश के इतिहास में, गिव्स लाइफ, जीवन देती है, ग्रोथ, विकास, बढ़त देती है, स्ट्रेंथ, ताकत देती है, एंड यूनिटी, और एकता देती है। बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ टेंडेंसी टू लिमिट वन, लेकिन बिल्कुल इसी समय यहाँ पर एक धारणा होती है इसको सीमित करने की। बिकॉज वन thinks of one's country as something different from the rest of the world, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने देश के बारे में बाहरी दुनिया से अलग तरीके से सोचता है। The perspective changes and one is continuously thinking of one's own struggle and virtues. तो विचारधारा बदलती है और फिर व्यक्ति अपनी खुद के स्ट्रगल और अपनी खुद के गुणों के बारे में सोचता है। एंड फेलिंग्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर थॉट्स, और दूसरे विचारों को आने नहीं देता है। द रिजल्ट इज दैट द सेम नेशनलिज्म विच इज द सिंबल ऑफ ग्रोथ फॉर अ पीपल, तो इसका परिणाम ये होता है कि यही नेशनलिज्म जो कि ग्रोथ का सिंबल है लोगों के लिए, बिकम्स अ सिंबल ऑफ द सेसेशन, ये एक रुकावट का सिंबल बन जाता है। ऑफ दैट ग्रोथ इन द माइंड, उस ग्रोथ का जो कि दिमाग में होनी थी। मीन्स व्यक्ति जब अपने देश के बारे में सोचने लगता है तो फिर वो अपने देश की संस्कृति के हिसाब से ही आचरण करता है और विदेशी सोच या विदेशी चीज़ों को सामने आने नहीं देता है। नेशनलिज्म व्हेन इट बिकम्स सक्सेसफुल
sometimes goes on spreading in an aggressive way. राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म जब ये सक्सेसफुल होता है तो कभी कभी ये एक एग्रेसिव वे में भी आगे बढ़ जाता है एंड बिकम्स अ डेंजर इंटरनेशनली, और फिर पूरी दुनिया के लिए ये डेंजर बन जाता है। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं ये परमाणु शक्तियों के, जहाँ पर राजाओं को या जो किंग्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उन्हें अधिकार है कि वो अपने हथियार चला सकते हैं। वट एवर लाइन ऑफ थॉट यू फॉलो, आप जिस भी विचारधारा को मानते हो, यू अराइव एट द कंक्लूजन, आप इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंचेंगे दैट सम काइंड ऑफ बैलेंस मस्ट बी फाउंड, कि एक निश्चित बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज समथिंग दैट वॉज गुड कैन टर्न इनटू इविल, अन्यथा जो चीज़ अच्छी है कहीं वो बुराई में ना बदल जाए। कल्चर विच इज एसेंशियली गुड बिकम्स नॉट ओनली स्टैटिक बट एग्रेसिव, कल्चर जो कि वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये ना केवल स्थिर बन जाता है बल्कि एग्रेसिव भी बन जाता है। लोग क्रुद्ध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। एंड समथिंग दैट ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड हेट्रेड, और कुछ ऐसा हो जाता है जिससे विवाद और घृणा और ज़्यादा बढ़ जाती है। When looked at from a wrong point of view, जब इसे किसी गलत नज़रिए से देखा जाता है। How you are to find a balance? I did not know. तो फिर बैलेंस कैसे प्राप्त करें, मैं नहीं जानता। Apart from the political and economic problems of the age, आज के युग की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं की बात यदि हम करें, परहैप्स दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम टुडे, जो कि आज शायद सबसे बड़ी समस्याएं हैं। बिकॉज बिहाइंड इट देयर इज अ ट्रिमेंडस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसके पीछे बड़े ज़बरदस्त विवाद हैं। इन द स्पिरिट ऑफ मैन, मनुष्य की आत्मा में, एंड अ ट्रिमेंडस सर्च फॉर समथिंग, और एक ज़बरदस्त खोज है जिसके लिए विच इट कैन नॉट फाइंड, जो कि ये प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वी टर्न टू इकोनॉमिक थ्योरीज बिकॉज दे हैव एन अनडाउटेड इम्पोर्टेंस, हम इकोनॉमिक थ्योरीज की तरफ जाते हैं, आर्थिक थ्योरीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से उनका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। It is folly to talk of culture or even of God when human beings starve and die. कल्चर की बात करना ऐसे समय में मूर्खता होगी, या भगवान की बात करना ऐसे समय में मूर्खता होगी जब ह्यूमन बींग्स स्टार्व एंड डाई, जब मनुष्य भूखे मर रहे हो। मीन्स यदि कोई बंदा भूखा मर रहा हो और आप उससे कहो कि नहीं आप अच्छे से बात करो, या ऐसे बात करना चाहिए, वैसे वो बात करना चाहिए, तो वो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेगा। सबसे पहले तो उसे खाने पीने को चाहिए, जब उसका खाना पीना हो जाएगा, खा पी लेगा, उसके पास रोटी कपड़ा मकान ये सारी चीज़ें होंगी, तब फिर वो कल्चर्ड व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो रोटी कपड़ा और मकान ही है। बिफोर वन कैन टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, इससे पहले कि कोई व्यक्ति किसी और बारे में बात करे, वन मस्ट प्रोवाइड द नॉर्मल एसेंशियल ऑफ लाइफ टू ह्यूमन बींग्स, एक व्यक्ति को जो नॉर्मल एसेंशियल होते हैं लाइफ के, वही रोटी कपड़ा और मकान, वो निश्चित रूप से मिलना चाहिए। दैट इज़ वेयर इकोनॉमिक्स कम्स इन, यही वो जगह है जहाँ से इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र आता है। ह्यूमन बींग्स टुडे आर नॉट इन द मूड टू टॉलरेट दिस सफरिंग, ह्यूमन बींग्स आज के समय में इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं करने के मूड में हैं, एंड स्टार्वेशन, और इस भुखमरी को, एंड इनइक्वालिटी, और इस असमानता को। वैन दे सी दैट द बर्डन इज नॉट इक्वली शेयर्ड, जब वो ये देखते हैं कि बोझ बराबरी से नहीं उठाया जा रहा है, अदर्स प्रॉफिट वाइल दे ओनली बियर द बर्डन, दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं जबकि वो हमेशा ही बोझ उठाते हैं। हमने अक्सर देखा ये असमानता वाली जो बात आती है, हम अक्सर देखते हैं कि कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ या कहीं किसी बड़े ऑफिस में जो सामान्य लोग होते हैं वो लाइन लगा के बारी बारी से अपना काम कर रहे हैं। इतने में कहीं से कोई बाबूजी आते हैं और वो सीधे धड़धड़ाते हुए साहब के कमरे में घुस जाते हैं और अपना काम करके वापस चले आते हैं। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो इस समय पे बड़ा बुरा महसूस करते हैं कि हम क्यों लाइन में लगकर इतना सब कर रहे हैं, हम भी तो ऐसे अंदर
जा सकते हैं। तो यहाँ से यह असमानता या इनइक्वालिटी वाली बात सामने आती है। अगला पैरा देखते हैं। We have inevitably to deal with these problems in economic and other ways. हमें निसंदेह इन प्रॉब्लम्स से आर्थिक रूप से और दूसरे तरीकों से निपटना है। But I do think that behind it all there is a tremendous psychological problem. लेकिन मैं उसके बाद भी ये सोचता हूँ कि इन सब के पीछे एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक समस्या है। In the minds of the people, लोगों के दिमाग में। It may be that some people think about it consciously. ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कुछ लोग इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचते हैं, and deliberately, और जानबूझकर, and others rather unconsciously and dimly. और जो दूसरे लोग हैं वो इस समस्या के बारे में unconsciously means अचेतन मन से सोचते हैं, तरीके से नहीं सोचते, and dimly या बहुत कम सोचते हैं। But that this conflict exists in the spirit of man today is certain. लेकिन ये जो विवाद है ये मनुष्य के दिमाग में आज के समय में है, ये निश्चित है। How it will be resolved? तो ये सॉल्व कैसे होगा? I do not know. मुझे नहीं पता। One thing that troubles me is this. एक चीज़ जो मुझे परेशान करती है वो ये है, people who understand one another more and more begin often enough to quarrel more and more. तो मेरे दिमाग में एक बात यह है कि लोग जो एक दूसरे को ज़्यादा और ज़्यादा जानने लगते हैं वो फिर धीरे धीरे और ज़्यादा लड़ने लगते हैं। Nevertheless, it does not follow from this that we should not try to understand one another. फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को समझना ही बंद कर दें। That would amount to limiting oneself completely. ये तो अपने आप को सीमित करना हो जाएगा, and that is something which really cannot be done in the context of modern world. और ये ऐसा कुछ होगा जो आज के इस आधुनिक युग में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। Therefore, it becomes essential that we try to understand one another in the right way. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझने का, सही ढंग से समझने का प्रयास करें। द राइट वे इज इम्पॉर्टेंट। सही तरीका ज़रूरी है। द राइट अप्रोच, एक सही अप्रोच, एक सही पहुंच। द फ्रेंडली अप्रोच इज इम्पॉर्टेंट। फ्रेंडली अप्रोच ज़रूरी है। बिकॉज अ फ्रेंडली अप्रोच ब्रिंग्स अ फ्रेंडली रिस्पॉन्स। क्योंकि एक फ्रेंडली अप्रोच जो होती है, फ्रेंडली अप्रोच मीन्स दोस्ताना व्यवहार, वी कैन से। तो एक फ्रेंडली अप्रोच जो होती है वो एक फ्रेंडली रिस्पॉन्स लाती है। यहाँ ये एक बहुत अच्छी बात बताई गई है, अ फ्रेंडली अप्रोच ब्रिंग्स अ फ्रेंडली रिस्पॉन्स, कि एक दोस्ताना अप्रोच ही एक दोस्ताना रिस्पॉन्स लाती है। मीन्स हम जब भी कहीं जाते हैं, कभी किसी ऑफिस में या कभी किसी अधिकारी के पास किसी काम से, तो हम जैसा व्यवहार करते हैं हमें मिलने वाला व्यवहार भी बिल्कुल वैसा ही होता है। यदि हम बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं लोगों से तो हमारे सारे काम बहुत अच्छे से और बड़ी आसानी से निपट जाते हैं। लेकिन यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हर जगह लड़ाई झगड़ा होता है और हमारे पास बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। आई हैव नॉट द शैडो ऑफ अ डाउट, मुझे कोई शक नहीं है दैट इट इज़ अ फंडामेंटल रूल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ये मनुष्य के जीवन का एक बेसिक रूल है। इफ़ द अप्रोच इज़ गुड द रिस्पॉन्स इज़ गुड, कि यदि आपकी पहुंच सही है तो आपका रिस्पॉन्स भी सही होगा। इफ़ द अप्रोच इज़ बैड द रिस्पॉन्स इज़ लाइकली टू बी बैड, और यदि अप्रोच सही नहीं है, आप सही तरीके से नहीं पहुंचे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो मिलने वाला रिस्पॉन्स है वो भी सही नहीं होगा। So, if we approach our fellow human beings or countries in a friendly way, तो यदि हम अपने साथियों के साथ या अपनी कंट्रियों के साथ एक दोस्ताना व्यवहार रखें, with our minds and hearts open, अपने दिल और दिमाग खुले रखें, and prepared to accept whatever good comes to them, और ये मानने के लिए हम तैयार रहें कि जो कुछ भी अच्छा है जो उनसे हमारे पास आता है, एंड दैट डज नॉट मीन सरेंडरिंग समथिंग, और इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया या हम ये मानने लगे कि नहीं भैया हम छोटे आप बड़े।
something that we consider of essential value to truth or to our own genius. तो हम ये मानते हैं कि सच और हमारी खुद की बुद्धिमत्ता क्या है. Then we shall be led not only towards understanding. तो ना केवल हम समझदारी की तरफ बढ़ेंगे, but the right type of understanding. परंतु हम एक सही प्रकार की समझदारी की तरफ बढ़ेंगे. So I shall leave you to determine. तो अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ. What culture and wisdom really are. कि वास्तव में कल्चर और विजडम क्या है, संस्कृति और बुद्धिमत्ता क्या है. We grow in learning. हम सीखने में जीते हैं. In knowledge and in experience. और ज्ञान में और अनुभव में. Till we have such an enormous accumulation of them. तब तक जब तक कि हमारे पास इन सब का एक बहुत बड़ा संग्रह नहीं हो जाता. Accumulation means a collection. That it becomes impossible to know exactly where we stand. इतना कि हम ये जानना कभी कभी कठिन हो जाता है कि वास्तव में हम कहाँ खड़े हैं. We are overwhelmed by all this. और हम इन सारी चीज़ों से चकित रह जाते हैं. At the same time, somehow or other, we have a feeling that all these put together do not necessarily represent a growth in the wisdom of the human race. एक तरीके से या किसी दूसरे तरीके से ये फीलिंग हमारे अंदर आती है कि यदि इन सारी चीज़ों को भी एक साथ मिला लिया जाए तो ये एक ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं करते, बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट नहीं करते मनुष्य की जाति में. आई हैव ए फीलिंग दैट परहैप्स सम पीपल. मुझे ये भावना अंदर से आती है कि शायद कुछ लोग ऐसे हैं who did not have all the advantages of modern life, जिनके पास आधुनिक जीवन की सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं, and modern science और ना ही आधुनिक विज्ञान है, were essentially wiser than most of us are. लेकिन फिर भी वो हम सब लोगों से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हैं. Whether or not we shall be able in later times to combine all this knowledge, scientific growth and betterment of the human species with true wisdom. ये कभी होगा भी नहीं. We shall be able to कि हम इस योग्य बन पाएँ आज से आने वाले समय में to combine all this knowledge कि इस सारे ज्ञान को, साइंटिफिक ग्रोथ को और मनुष्य जाति के बेटरमेंट को एक सच्ची बुद्धिमत्ता से, मानव जाति की बुद्धिमत्ता से जोड़ सके. आई डू नॉट नो. मुझे नहीं पता. इट इज़ अ रेस बिटवीन वेरियस फोर्सेस. ये कई सारी फोर्सेस के बीच में एक रेस है. आई एम रिमाइंडेड ऑफ द सेइंग ऑफ अ वेरी वाइज मैन. मुझे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की कही हुई बात याद आती है. हु वॉज अ फेमस ग्रीक पोएट. जो कि एक प्रसिद्ध ग्रीक पोएट थे. वॉट एल्स इज विजडम. और क्या बुद्धिमत्ता है. वॉट ऑफ मैन्स एंडेवर. मनुष्य का प्रयास क्या है. गॉड्स हाई ग्रेस या भगवान की कृपा है. सो लवली एंड सो ग्रेट. ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही महान है. टू स्ट्रेन फ्रॉम फियर सेट फ्री. डर से खड़े होना या डर से जीत कर खड़े होना. सेट फ्री मुक्त होना. टू ब्रीथ सांस लेना. एंड वेट और इंतज़ार करना. टू होल्ड अ हैंड अपलिफ्टेड. ऊपर हुए उठे हुए हाथों को पकड़ना. ओवर हेड घृणा से ऊपर उठना. एल शैल नॉट लवलीनेस बी लव्ड फॉर. और सभी के लिए प्यारे बन जाना. So guys, this was the chapter written by Pandit Nehru. It's a very good chapter. Many beautiful things are told to us, जिन्हें हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं और अपनी समझदारी को और अच्छा बना सकते हैं. आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. पिछले वीडियोस और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Have a nice day. Keep learning. Keep growing.